हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि राइट टू एजुकेशन से बहुत बार रीट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो हर ईयर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ये जो वीडियो है आप शेयर कीजिए। जो भी आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए होंगे, जो ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इंस्टाग्राम पे ग्रुप होगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप सभी जगह पर जो भी रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी जगह आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंच सके। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीई 2009 के नाम से जानते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम बात करें तो वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो मॉडल विधेयक है इसको विकसित किया गया था। यानी कि 2006 में ही शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसका मॉडल का जो विधेयक था इसको विकसित कर लिया गया था। फिर 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। यानी कि पारित कब हुआ तो 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। फिर 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया और फिर 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में आरटीई 2009 को लागू कर दिया गया था। यानी कि आप 2009 जब पीछे लिख जाता है आरटीई 2009 तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब लागू भी 2009 में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में इसे लागू कर दिया गया था। आगे अगर बात करें कि ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है, उसने प्राथमिक विद्यालय में यदि प्रवेश नहीं लिया है तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। यानी कि इसमें ये बात कही गई कि अगर ऐसा कोई बालक है जो कि 6 वर्ष से ऊपर है लेकिन उसने प्राथमिक विद्यालय में अभी तक प्रवेश नहीं लिया है तो आगे अगर वो फिर 7 वर्ष का होगा या फिर 8 वर्ष में अगर स्कूल जाने की बात कर रहा है तो उसमें उसी आयु के हिसाब से उसको कक्षा में दाखिला या एडमिशन करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यदि कोई बालक 12 वर्ष का है किंतु उसने कहीं दाखिला नहीं लिया है तो भी उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत किया जाएगा। ऐसा जो प्रावधान है वो आरटीई 2009 के अंतर्गत बताता है। यानी कि मान लीजिए 5 वर्ष या 6 वर्ष के होते ही अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन अगर करवाना होता है, लेकिन कोई बालक ऐसा है जो कि 12 वर्ष का हो गया है लेकिन उसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया कहीं, तब अगर 12 वर्ष होने पर वो कहीं पर एडमिशन लेने की बात कर रहा है तो उसे कक्षा 6 में पंजीकृत किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें, जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण ना कर ले उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर नहीं रोका जा सकता। यानी कि आरटीई 2009 के अंतर्गत ये बात की गई है कि बालक यदि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक उसे बीच में किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण करके रोका नहीं जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब या ना प्रस्तुत करने के आधार पर बालक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कोई जो बालक है वो पहले किसी विद्यालय में पढ़ रहा था लेकिन अब वो किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने जाता है तो अगर उसको टीसी नहीं दी जाती है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पहले वाले विद्यालय से नहीं दिया जाता है या विलंब लगता है उसको प्राप्त करने में वहाँ से, तो जहाँ नई जगह उसका एडमिशन होना है तो उसके प्रवेश को वंचित नहीं किया जाएगा बल्कि उसका जो एडमिशन है वो कर लिया जाएगा। बाद में उसकी जो टीसी है या स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगे अगर बात करते हैं आगे क्या प्रावधान किया गया है तो प्रत्येक शिक्षक के लिए, यानी अब शिक्षक के लिए बात की जाए तो प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक होगी। यानी कि जब ये अधिनियम लागू हुआ उसके 5 वर्ष तक ही सिर्फ और सिर्फ जो भी शिथिलताएं थी या जो भी कह सकते हैं जो नियम थे वो इतनी कड़े रूप से नहीं फॉलो करने की जो बात की गई वो सिर्फ 5 वर्ष तक की गई। उसके बाद ये माना गया कि प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यता है वो अनिवार्य होनी चाहिए।
किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णतः वर्जित किया गया है इसके अंतर्गत, यानी कि कोई भी जो शिक्षक होगा वो निजी शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है, ट्यूशन नहीं दे सकता है या किसी अन्य विद्यालय में वो नहीं पढ़ा सकता है। किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या आपदा राहत कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जा सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या 10 वर्षीय जनसंख्या की जो जनगणना होगी उसमें और आपदा राहत जो कार्य होंगे उनके अलावा किसी अन्य शैक्षिक प्रयोजन, गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आगे अगर बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमजोर समुदाय हैं उनके लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा में 1 में दाखिला लेने के लिए 25% का जो आरक्षण है वो भी इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय से जो व्यक्ति आते हैं उनके जो बच्चे हैं अगर किसी निजी स्कूल में भी यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कक्षा 1 में दाखिला बच्चे का कराना चाह रहे हैं तो उनको भी 25% तक का जो आरक्षण है वो प्रोवाइड कराना होगा। आगे बात करें विद्यालय के लिए क्या कुछ मापदंड तय किए गए आरटीई 2009 में, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सभी विद्यालयों के लिए कुछ मापदंडों की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत ये बात की गई कि विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी हो, विद्यालय का भवन कैसा हो, पुस्तकालय, खेल सामग्री एवं 1 वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस की जो संख्या है वो कितनी हो आदि, इन सभी के संबंध में मापदंडों की घोषणा की गई है। बात करें हम सबसे पहले शिक्षकों की संख्या से संबंधित क्या कुछ मापदंड बनाए गए हैं, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित मापदंडों का निर्धारण किया गया है। बात करें कक्षा 1 से 5 के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों की जो संख्या है अगर 60 तक है तो शिक्षक की संख्या 2 होगी, यानी कि 1 से 5 तक यानी प्राइमरी लेवल पर यदि बच्चों की संख्या 60 है तो वहां पर शिक्षकों की संख्या 2 होगी, ऐसा शिक्षकों के बारे में बताया गया। यदि बच्चों की संख्या 61 से 90 तक है तो शिक्षक 3 निर्धारित किए जाएंगे और यदि बच्चों की संख्या 91 से 120 के मध्य तक होती है तो वहां पर 4 शिक्षक उपस्थित किए जाएंगे, 4 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और यदि ये संख्या बढ़ करके 121 से 200 तक के मध्य तक हो जाती है तो 5 शिक्षक वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। और साथ ही साथ यदि बच्चों की संख्या 150 से अधिक होगी यानी 150 से 200, 250, 300 के आसपास होगी तो वहां पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा, ऐसा इसके अंतर्गत बताया गया है। बात करें यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी तो छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा, यानी कि 40 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और वहां पर प्रधानाध्यापक को भी नियुक्त किया जाएगा। अगर कक्षा 6 से 8 के लिए बात की जाए तो कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होगा, यानी कि हर प्रति कक्षा की जो विषय हैं उनके अंतर्गत 1 शिक्षक होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा विषयों के कम से कम एक जो शिक्षक हैं उनका होना अनिवार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो 35 बालकों के समूह के लिए कम से कम 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। ये अपर प्राइमरी 6 से 8 तक की बात की जा रही है। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के साथ कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक होने भी चाहिए, ऐसा इसके अंतर्गत बात की गई है। ये अपर प्राइमरी के लिए बात की गई है। बात करें भवन के लिए क्या कुछ मापदंड बताए गए, यानी कि विद्यालय कैसे हो तो सभी मौसम वाला भवन हो जिसमें निम्नलिखित जो व्यवस्थाएं हैं वो उपस्थित होनी चाहिए, इसके अंतर्गत बात की गई है। तो विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए, तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा, 1 कार्यालय, सह भंडार और सह प्रधानाध्यापक ये कक्ष विद्यालय में जरूर उपस्थित हो। बाधा मुक्त पहुंच हो, यानी कि स्कूल पहुंचने तक का जो रास्ता है वो सरल हो, सुगम रास्ता हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, जंगल वगैरह ना हो, जो रोड है वो अच्छी प्रकार की बनी हो, पानी का भराव ना हो, इन सभी चीज़ों से मुक्त हो, तो बाधा मुक्त पहुंच हो विद्यालय तक। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था हो वहां पर। साथ ही साथ सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा उसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाए।
बात करें जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकता है, यानी कि जहां पर मिड डे मील की यदि व्यवस्था है तो वहां का जो रसोई है वहां पर एक रसोई हो और रसोई जो हो वो स्वच्छ हो और वहां के जो बर्तन हैं वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय भवन में एक खेल का मैदान हो, सीमा दीवार हो यानी कि विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री उठी हुई हो, बाढ़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। आगे बात करें एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या के बारे में क्या बात की गई है, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस, यानी कि एक शैक्षणिक वर्ष में यानी कि एक वर्ष में 200 कार्य दिवस। कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस। वही कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में 800 शिक्षण घंटे हो और 6 से 8 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में 1000 शिक्षण घंटे हो। तो यहाँ पर कार्य दिवस की संख्या दी गई है और यहाँ पर शिक्षण घंटे की संख्या दी गई है। तो 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस एक शैक्षणिक वर्ष में होने चाहिए। अगर शिक्षण घंटों की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 तक 800 शिक्षण घंटे और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 शिक्षण घंटे अवश्य होने चाहिए। ये न्यूनतम संख्या है एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की। आगे बात करें अगर हम, तो शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्या हो। अभी तक हमने वो एक शैक्षणिक वर्ष में बात की कि जो है वो 200 और 220 होनी चाहिए या फिर 800 या 1000 कार्य घंटे होने चाहिए। यहाँ पर प्रति सप्ताह अगर बात की जाए तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, इसको निर्धारित किया गया है। यानी कि एक सप्ताह के अंतर्गत न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे अवश्य होने चाहिए एक सप्ताह में। ऐसी जो बात है वो आरटीई 2009 के अंतर्गत की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बात करिए पुस्तकालय कैसा हो, यानी कि स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था कैसी हो। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर जो पुस्तकें हैं उनके वो भी उपलब्ध हो और जिनके अंतर्गत कहानी की भी जो पुस्तकें हैं वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी वहाँ की होनी चाहिए। बात करें अगर खेल के बारे में क्या बताया गया है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री और क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि खेल के बारे में भी महत्व देते हुए आरटीई 2009 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में खेल जो सामग्री है, क्रीड़ा उपस्कर है, ये प्रत्येक कक्षा को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों को खेल में भागीदार बनाने के लिए अधिक से अधिक उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आरटीई 2009, जिसके जो क्वेश्चन है वो कई बार रीट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।